हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, परंतु इस काल में सिद्ध, नाथ तथा जैन साहित्य भी शामिल था। इसलिए आचार्य शुक्ल के नामकरण की बजाय आदिकाल नाम ही तर्कसंगत माना गया। आदिकालीन कविता की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला है संदिग्ध रचनाएं। इस काल में उपलब्ध होने वाली लगभग सभी वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रामाणिकता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। इस काल में रचित 4 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं: खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। लेकिन काव्यों की तरह इन रचनाओं में अनेक शताब्दियों तक परिवर्तन होते रहे। बीसल देव रासो का कवि अपने बीसल देव का समकालीन मानता है, परंतु इस काव्य में ऐसी घटनाएं भी दर्ज हैं जो बीसल देव के बहुत बाद घटित हुई हैं। परमाल रासो का स्वरूप क्लासिक आला से काफ़ी बदला हुआ है। खुमान रासो में 16वीं शताब्दी तक की घटनाएं शामिल हैं। पृथ्वीराज रासो की भी लगभग यही स्थिति है। इस प्रकार इन ग्रंथों के मूल स्वरूप को पहचानना बहुत कठिन है। आदिकाल की दूसरी विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन ज़्यादातर रचनाओं का आंशिक साँचा ऐतिहासिक है, क्योंकि इनमें इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, परंतु इनमें प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों का कतई अभाव है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है, भारतीय कवियों ने इतिहास नाम भर को लिया। शैली उनकी वही पुरानी रही, जिनमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम। कल्पना विकास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। इन कवियों ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करते हुए अपने आश्रयदाताओं से संबंधित जो तिथियां और संवत लिखे, वह भी इतिहास से मेल नहीं खाते। इससे इनकी विश्वसनीयता शक के दायरे से बाहर नहीं आ पाती। आदिकाल की तीसरी विशेषता है सजीव युद्ध चित्रण। इस युग के चारण कवि कलम और तलवार दोनों के धनी थे। वह ज़रूरत के वक्त खुद युद्ध भूमि में लड़ते थे, इसलिए उनके काव्यों में युद्धों के सजीव वर्णन मिलते हैं। कवि का प्रमुख कर्तव्य था कि वह अपने आश्रयदाता राजाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करे। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना भी एक वर्ग के लिए आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का अधिकार। इन कवियों ने अपने काव्यों में युद्धों के कारण किसी सुंदरी की कल्पना के आधार पर निश्चित किया है। ऐसे वर्णनों में वीर तथा श्रृंगार रसों का सुंदर संश्लेषण किया गया है। चारण कवियों के युद्ध वर्णन अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती कवियों की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षण और जीवंत बन पड़े हैं। उनमें संस्कृत कवियों की अपेक्षा केवल सैन्य वैभव का ही नहीं, अपितु युद्धकाल में योद्धाओं के उन्माद, मनोदशा तथा क्रियाकलापों का भी
सजीव एवं मार्मिक चित्रण है। आदिकाल की चौथी विशेषता है आश्रयदाता सामंतों की प्रशंसा। सभी रासोकार कवि सामंतों पर आश्रित थे। उन्होंने अपने रासो ग्रंथ में नायक की वचनबद्धता, वीरता, युद्ध कौशल और ऐश्वर्य आदि का वर्णन किया। यह चित्रण अतिशयोक्तिपूर्ण है। इन कवियों का लक्ष्य अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता की स्थापना तथा अपने शत्रु राजा की हीनता दिखाना था। आदिकाल की पांचवी विशेषता है सांस्कृतिक महत्व का काव्य। आदिकालीन काव्य में ऐतिहासिकता का अभाव है, लेकिन उनमें सांस्कृतिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सांस्कृतिक दृष्टि से आदिकालीन काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य है। 19वीं सदी में आदिकालीन हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक पक्ष ने देश विदेश के साहित्यकारों के साहित्य ऐतिहासिक का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। इस साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य घोषित करने का प्रयास किया है। भाषा और रचना की दृष्टि से भी यह साहित्य महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से तो वह साहित्य बेजोड़ कहा जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, उससे भारत की एक सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा का पता चलता है तथा यह साहित्य तत्कालीन मानव को उसकी आशाओं, आकांक्षाओं, सफलताओं, दुर्बलताओं आदि के साथ खड़ा कर देता है। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित साहित्य के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का बोध होता है। उस समय में प्रचलित अनेक धार्मिक संप्रदायों का इतिहास भी अत्यंत रोचक है। सिद्धों के साहित्य में अनेक उलटबासियों के अध्ययन से तत्कालीन जीवन को समझा जा सकता है। सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य बेहद महत्वपूर्ण है। इस साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि यह युग सांस्कृतिक दृष्टि से त्वरित बदलावों का युग था। यह साहित्य सांस्कृतिक दृष्टि से मौलिक महत्व का विषय है। आदिकाल की छठी विशेषता है राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव। चारण कवियों की प्रतिबद्धता अपने आश्रयदाताओं तक सीमित थी। कुछ गांवों को ही अपना राष्ट्र समझने की संकुचित मानसिकता वाले उस कठिन समय में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने देशद्रोही जयचंद की प्रशंसा में काव्य लिखे। उन दिनों राष्ट्र की अवधारणा आज की तरह व्यापक अर्थ नहीं रखती थी। एक राज्य के दरबारी कवि को किसी दूसरे राज्य के पतन पर कष्ट नहीं होता था। अगर उस समय राष्ट्रीयता का रूप व्यापक होता तो आज की देश की स्थिति कतई अलग होती। इस स्वकेंद्रित राष्ट्रवाद ने भारत का राष्ट्रीय स्वरूप बिगाड़ कर रख दिया। आदिकाल की सातवीं विशेषता है रसों का प्रयोग। आदिकाल में रचित वीर गाथात्मक रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस समानांतर संदर्भों में इस्तेमाल हुए हैं। वीर रस की सुंदर प्रस्तुति हुई है। उस युग में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए युद्ध कौशल दिखाने का उत्साह था। इन कवियों ने युद्ध का कारण किसी नारी को बताया, इसलिए इनमें वीर रस और श्रृंगार रसों का सुंदर समन्वय स्थापित किया जा सका। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग में से संयोग वर्णन अधिक मार्मिक बन पड़ा है। बीसलदेव रासों में संयोग और वियोग दोनों के पर्याप्त उदाहरण हैं। इन कवियों ने षड ऋतु वर्णन तथा नक्षिक का भी सम्यक निरूपण किया है। इन दो रसों के अतिरिक्त रौद्र, भयानक तथा अद्भुत रसों की भी कुछ स्थलों पर उपस्थिति मिलती है। वीर रस की स्थिति
वहाँ केंद्रीय महत्व रखती है। आदिकाल की 8वीं विशेषता है वीर रस का प्राधान्य। यह तथ्य है कि इस काल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता है, इसलिए इस काल को अनेक विद्वानों ने वीर गाथा काल का नाम दिया। इस काल के साहित्य में वीर रस का इतना सुंदर वर्णन हुआ है कि इसके बाद के हिंदी साहित्य में ऐसा वीर रस का चित्रण मिलना अत्यंत विरल है। सभी रासो ग्रंथ वीर रस के ग्रंथ हैं। वीर रस की प्रधानता का प्रमुख कारण यह है कि उस समय युद्धों के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। देश छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। राजा आपस में लड़ते रहते थे। युद्ध राज्य विस्तार की लालसा से या फिर एक दूसरे राजा की सुंदर कन्या या रानी को जबरन छीनने के लिए होते थे। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो आदि ग्रंथों में युद्धों का केंद्रीय कारण रूपवती स्त्रियां ही थी। उस समय के समाज में एक दुर्दमनीय उत्साह था। ऐसी परिस्थितियों में रचे गए काव्यों में वीर रस का वर्णन होना स्वाभाविक ही है। आदिकाल के कुछ वीर रस प्रधान काव्यों में वीर रस ही नहीं बल्कि साहित्यिक सौंदर्य भी मिलता है। अधिकतर में केवल वर्णन की प्रधानता है। वीर रस वर्णन की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो आदि सभी में युद्धों का जीवंत चित्रण मिलता है। स्पष्ट है कि अन्य विशेषताएं रहते हुए भी इस काल के काव्य का प्रधान विषय वीर रस ही है। आदिकाल की 9वीं विशेषता है वस्तु और प्रकृति वर्णन। इन चारण कवियों ने कथा विकास की तरफ कम ध्यान दिया। इनकी रुचि अनेक प्रकार के वर्णनों में ही रही। उनकी रचनाओं में रणसज्जा, आक्रमण, युद्ध, शत्रु विजय, विवाह, नक्षिक वर्णन, आखेट के व्यापक वर्णन मिलते हैं। इन कवियों ने नाम परिगणन शैली को ही अपनाया। आदिकालीन साहित्य में प्रकृति के 2 ही रूपों का वर्णन मिलता है, आलंबन रूप और उद्दीपन रूप। नगर, नदी, वन, पर्वत आदि के वर्णन द्वारा प्रकृति के स्वतंत्र चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। जहाँ प्रकृति वर्णन में नाम परिगणन शैली को अपनाया गया है, वहाँ काव्य नीरस और शुष्क बन गया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का सजीव चित्रण मिलता है। आदिकाल की 10वीं विशेषता है कल्पना का बाहुल्य और ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन साहित्य के चारण काव्य में कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है और उन्हें दूसरे राजाओं से श्रेष्ठ सिद्ध करने का भी प्रयास किया है। इसलिए तत्कालीन कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में कल्पना का खूब प्रयोग किया है। कहीं कहीं तो उनका यह वर्णन वास्तविकता से बहुत दूर चला गया है। कल्पना के द्वारा इन कवियों ने प्रत्येक वस्तु को अद्भुत बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कल्पना के आधार पर साधारण घटना को भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण बना दिया है। आदिकाल की 11वीं विशेषता है काव्य रूप। इस काल की वीर गाथात्मक रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों रूप में लिखी गई है। पहले रूप का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ बीसल देव रासो है। इसमें विरह का सुंदर वर्णन है। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। इन 2 रूपों को अतिरिक्त इस काल में कोई तीसरा काव्य रूप नहीं मिलता। इस काल में हिंदी में नाटक और गद्य लिखने का प्रचलन नहीं था। इस काल की अधिकांश रचनाएं अप्रामाणिक तथा अर्ध प्रामाणिक हैं।
अब आते हैं आदिकाल की 12वीं विशेषता पर, जो है जनजीवन से अछूता काव्य। यह बुनियादी तौर पर सामंती युग था। प्रत्येक राजा अथवा सामंत के आश्रित कवि होते थे। राजदरबारी कवि स्वामिनः सुखायः काव्यों की सृष्टि करता था। उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह अपनी रचनाओं में जनसाधारण की व्यथा कथा को वाणी दे। पृथ्वीराज रासो हो या परमाल रासो, इन सभी वीर गाथात्मक रचनाओं में आश्रयदाताओं के चरित्रात्मक वर्णन है। इस युग का समूचा काव्य जनजीवन से अछूता है। जनजीवन कितने कष्टों से भरा था, इसका पता उस समय की किसी रचना में नहीं मिलता। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना आदिकाल साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।